आप सर आईजी बन के बीएसएफ में थे पंजाब में, तो जहां तक हम लोग को याद है कि उस समय आतंकवाद एकदम चरम पे था। उस समय आपने कैसे हैंडल किया वहां पे, कुछ घटनाएं बताइए ना सर। देखिए, उस समय तो पंजाब में आग लगी थी, बस यूँ समझ जाइए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई थी तो पंजाब की थी। और मतलब एक ये संभावना बन रही थी कि क्या पंजाब हिंदुस्तान में रहेगा या अलग कट के अलग हो जाएगा। अच्छा। वो विद्रोह इतना भयंकर था। मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसे आतंकवाद तो बहुत देशों में हुआ है, पर पंजाब में जो आतंकवाद हुआ था उतना भयंकर आतंकवाद दुनिया में शायद एक दो जगह हुआ हो, पर ज़्यादा नहीं हुआ होगा। और इतना भयंकर इसलिए हो गया कि एक तो सिख कौम, आप जानते हैं, लड़ाकी कौम है, बहादुर कौम है। और फिर पाकिस्तान की पूरी ताकत लगी थी उनकी ये कि इसको खालिस्तान विद्रोह को जितना बल दिया जाए उतना दिया जाए, हथियार से, रसद से, गोला बारूद से, ट्रेनिंग कराकर, हर तरह से उनको पूरी तरह से था कि खालिस्तान को हमें बनाना है और पंजाब, इनके हिंदुस्तानी पंजाब को तोड़ देना है। अब जब एक पूरे देश की ताकत लगी हो और वहाँ के कौम के लड़ाके खुद हों और किसी वजह से वो भारत देश से उनकी नाराज़गी हो गई थी, ख़ास तौर से जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जिसमें गोल्डन टेम्पल को नुकसान हुआ था, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। और मैं जब वहाँ गया तो समस्या गंभीर इसलिए और होती गई कि बहुत सारे सिख नौजवान पंजाब से भागकर, कुछ तो डर के भाग गए कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं, और कुछ इसलिए कि नहीं, हमें लड़ना है तो लड़ने के लिए हमें पहले पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हथियार लेना पड़ेगा और वो लेकर फिर हम आएंगे। अच्छा। इस तरह से ये मतलब एक विद्रोह चल रहा था और बड़ा भयंकर स्वरूप हो गया था। यहाँ तक कि पुलिस को छोड़िए आप, वो तो इंडियन आर्मी के जो कॉलम्स थे उनको भी जब चाहे तब अटैक करते थे और उनको भी नुकसान पहुँचाते थे। ये समस्या थी। मैं इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ के रूप में वहाँ तैनात हुआ, हालांकि मैं उस समय जूनियर मोस्ट आईजी था। अच्छा। बीएसएफ में। अच्छा। और पंजाब का चार्ज बड़ा सीनियर था। हाँ। और जिम्मेदारी का माना जाता था। पर जो डायरेक्टर जनरल थे उस समय, उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन, तो मैं तो ऐसे ही चला गया था। आईजी कश्मीर था उन दिनों। तो मैं चला गया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद तुरंत ही कहा कि प्रकाश, हमें एक पंजाब में एक नए आईजी की ज़रूरत है, और मैंने हर पहलू पे विचार करके ये सोचा है कि तुम उसके लिए उपयुक्त होगे। और पंजाब गया तो वहाँ की समस्याएं तो बड़ी उग्र थी और हमारे सामने सीमा की सुरक्षा का दायित्व था। थोड़े दिनों बाद मेरे ऊपर बहुत दबाव पड़ने लगा कि भाई देखो, हम लोग ऐसे तो पंजाब के अंदर आतंकवादियों से सख्ती कर रहे हैं और बराबर उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, परंतु पाकिस्तान से इतनी मदद मिल रही है कि जितना भी हम नुकसान पहुंचाते हैं वो रिप्लेस हो जाता है। जैसे अगर 10 आदमी उन्होंने मान लिया मार दिया या गिरफ्तार कर लिया, तो 10 आदमी उधर तब तक पाकिस्तान से आ गए। तो ऐसा था कि मतलब कोई प्रगति नहीं हो रही थी और आतंकवाद का स्तर जो था, हिंसा का, उसमें कमी नहीं आ रही थी। मेरे ऊपर बहुत दबाव पड़ता रहा और मैंने मतलब जवानों को मैं प्रेरित करता रहा, उत्साहित करता रहा, सीमा की सुरक्षा जितनी सुदृढ़ कर सकता था करता रहा। पर मैंने ये सोचा कि देखो, एक एक इंच ज़मीन का तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता और उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब नाका होता है, वो एक नाके और दूसरे नाके के बीच में कहीं 150 मीटर का फासला है, कहीं 200, कहीं 300, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन। अब वहाँ बीच में अंधेरी रात में कौन कहाँ से निकल जाए कोई ठिकाना नहीं। और अगर आप भारत पाकिस्तान की सीमा देखें, वो भी ख़ास तौर से पंजाब में, तो आप लोग को लगेगा कि सीमा है कहाँ। हाँ। वो तो एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ लैंड है, उसको आर्टिफिशियली हमने कह दिया कि यहाँ पे ये सीमा बन गई है। तो अब वो उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, ये सब चल रहा था। तो मैंने बहुत दिमाग लड़ाया। फिर मैंने कहा भाई देखो, इसमें कुछ और, you'll have to think beyond, outside the box जैसे कहते हैं, कुछ नया सोचना पड़ेगा। नाके कितने लगाएंगे, 40 बटालियन उस समय पंजाब बॉर्डर पे लगी हुई थी, पर उससे भी काम नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको फेंस करना ज़्यादा उचित होगा। फेंसिंग पहली लाइन ऑफ डिफेंस होगी, उसके बाद हमारे नाके रहेंगे। अगर कोई फेंस तोड़ के आता है तो फिर नाके उससे निपट लेंगे। तो ये प्रस्ताव मैंने सिद्धार्थ शंकर रे को रखा, वो गवर्नर थे। उन्होंने चिदम्बरम साहब के सामने रखा, वो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थे। और हर जगह से ये बात स्वीकार हो गई कि हाँ, फेंस लगाना ज़रूरी है और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो फेंसिंग का प्रस्ताव जब स्वीकार हो गया तो एक कमेटी मेरे चेयरमैनशिप में गठित की गई कि आप फेंस की डिज़ाइन बनवा लीजिए और CPWD को ऑर्डर दीजिए। तो जब कमेटी बनी तो हमने सोचा कि फेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन दिनों दुनिया में 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे फेंस लगी थी,
एक तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, और एक अमेरिका और मेक्सिको के बीच में। तो मैंने दोनों जगहों से दूतावास के थ्रू फेंस की डिज़ाइंस मंगवाई, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हम लोगों ने दोनों फेंस को स्टडी किया और उसके बाद उन दोनों से अच्छा एक फेंस की डिज़ाइन बनाई, जिसमें मतलब मेरा अकेले नहीं, मेरा योगदान था, आर्मी के एक ब्रिगेडियर थे उनका था, CPWD का था। हम लोगों ने मिलकर ये कहा कि इट हैज़ टू बी ए बेटर फेंस देन आइदर ऑफ दीज टू। तो उस जब वो फेंस की डिज़ाइन बन गई और फेंस खड़ी होने लगी, तो मैं कह सकता हूँ कि वो दुनिया की सबसे अच्छी फेंस थी उस तारीख को। तो वो फेंस मतलब पंजाब में बनी, तो मुझे अभी भी याद है पाकिस्तान रेंजर्स आके बॉर्डर के पास आके देखते थे कि हो क्या रहा है, अच्छा ये क्या क्या बना रहे हैं। खैर वो फेंस धीरे धीरे खड़ी हो गई और फेंस बहुत प्रभावी हुई। फेंस बहुत प्रभावी हुई इस माने में कि आतंकवादियों की जो कुछ चिट्ठियाँ हम लोग इंटरसेप्ट कर लेते थे बीच में, उन चिट्ठियों में इसका जिक्र रहता था। अच्छा, कि भाई अब फेंस पार करना बड़ा मुश्किल हो गया है और जान का खतरा है, जान का खतरा। हर मतलब कोई भी आदमी फेंस पार करेगा तो मतलब मारा जाएगा या आप जा पाएगा, इसमें बहुत संदेह है। और एक चिट्ठी वसंत सिंह जफरवाल जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख थे, उनकी चिट्ठी में ये बात लिखी हुई थी कि फेंस पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फेंस पार करने के अलावा हमने कुछ और भी बहुत सारा जुगाड़ जो होता है ना हिंदुस्तान में, वो भी हमने अपने स्तर पे किया। जैसे फेंस आप पार करने जा रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो अभी वो फेंस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर अंदर थी, तो 150 मीटर पे तो वो है। फिर हमने करीब 100 मीटर के फासले पे मतलब कि फेंस और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में एक तार बिछा दिया, और तार में रात को बिजली चला देते थे कि अगर तार आपने धोखे से रात को आपका पैर उस पर पड़ गया तो विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड और वहीं पे आप ख़त्म हो जाएंगे। तो लोग बड़े भयभीत थे, उधर जाने में भयभीत होने लगे कि भाई तो हम फेंस तो बाद में पार करेंगे, पहले ही बिजली के करंट से ही मर जाएंगे। फेंस की 2 लाइन थी और 2 लाइन के बीच में हमने कुछ क्लियर माइंस वगैरह बिछा दी। अच्छा, कि अगर फेंस पार करके आप उतरते हैं बीच में तो माइन में ही कहीं आप उड़ जाएंगे। कुछ और भी बड़ी अनकन्वेंशनल चीज़ें, कुछ बैल की घंटियाँ जो होती हैं वो बंधवा दी थी। अच्छा। अगर फेंस को कोई काटेगा तो घंटी ठन भाई उससे नाका अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले आप आएंगे कोबरा पार करेंगे, वो जो तार है, फिर आप फेंस पार करेंगे, फिर वो घंटी उंटी कहीं बच गई या कोई माइन एक्सप्लोड हो गया तो फिर वो उसके बाद नाका पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे और आपका निशाना बन जाएगा। वो जैसे कई बार हमने देखा है मूवी में भी तार के नीचे से जाने वाला, वो क्या तार के खोद के जा सकते हैं क्या? तो वो टनल बनाने लगे हैं। अच्छा। टनल सुरंग बना के आपने मतलब अपनी सीमा से सुरंग बनाया। हाँ। और फिर वो सुरंग को अंदर ही अंदर वो काफी लंबा बनाते हैं, तार के नीचे से ले जाते हैं सुरंग। अच्छा। और उसको भारतीय सीमा में निकाल देते हैं। ये एक नई चीज़ इन्होंने अभी हाल में क्या मतलब 5-6 साल से शुरू की है टनलिंग। तो ये गाजा में भी टनल वगैरह आपने देखा होगा बहुत बनाते हैं, तो ये एक नया तरीका बन गया है। पहले टनल वगैरह नहीं बनाते थे कि इतनी लंबी टनल कैसे बनेगी। अब शायद इक्विपमेंट वगैरह इतना अच्छा हो गया है कि टनल बना लिया गया है। तो उसमें बड़ी अच्छी फेंस थी और उस फेंस से फिर आवागमन बंद हो गया। आप मतलब पहले तो ये था, मैंने बताया ना, जैसे 10 मारे हो तो 10 रिप्लेस हो गए, पाकिस्तान से रिप्लेस हो गए, कहीं से रिप्लेस हो गए। अब ये हुआ कि 10 मारे गए तो शायद 1 या 2 रिप्लेस हुआ, बाकी नहीं आ पाए। भाई देखिए सब कुछ करने के बावजूद भी अब ये था कि पहले जहाँ 10 आदमी आते थे अब 1 के दुक्के कहीं अपना चोरी छिपे निकल गए, तो इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया। जाना पाकिस्तान जाना एक्सफिल्ट्रेशन बहुत कम हो गया, न्यूनतम हो गया। और फिर वहाँ से पाकिस्तान से आना इन्फिल्ट्रेशन भी न्यूनतम हो गया। जब ये न्यूनतम हो गया तो जब जो पंजाब में जो लड़ाई हो रही थी उसमें हम जितना नुकसान पहुंचा रहे थे आतंकवादियों को उतना उनका माइनस होता जा रहा था। जैसे अगर 10 उन्होंने ख़त्म किया या गिरफ्तार किया तो वो -10 अगर नहीं तो -9 या -8 तो हो ही जाता था। तो इस तरह से फेंस से जो हमारी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई थी वो एक निर्णायक दौर पे पहुंचने लगी, वरना ये था अभी तक तो हम रनिंग ऑन द स्पॉट थे। अच्छा सर, पहले पूरे मतलब इंडिया में मतलब कहीं फेंस लगा ही नहीं था, मतलब इंडिया किसी बॉर्डर में फेंस नहीं था, पहला फेंस आपके थ्रू लगा? हमारे थ्रू लगा है। अच्छा। और
मैं क्षेत्र भी बता दूं, ममदोद सेक्टर था पंजाब का, वहाँ सबसे पहले फेंस लगी थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारे कार्यकाल में तो ये था जो वनरेबल एरियाज़ हैं, जिनको हम समझते थे इन्फिल्ट्रेशन प्रोन है, वहाँ से आने की संभावनाएं अधिक होती हैं, उनको लगा। फिर धीरे धीरे जैसे वो उसके फ़ायदे दिखने लगे, पूरे पंजाब बॉर्डर में 553 किलोमीटर में लग गया। और फिर जो पंजाब का देखा देखी, फिर और लोगों ने भी कहा साहब पे हमारे यहाँ भी लगा दीजिए। फिर राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर फेंस हो गया। अभी कश्मीर में ज़रा लगाने में दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे एरिया जो स्नो बाउंड हैं, वहाँ पे बर्फ़ से वो फेंस नुकसान हो जाता है, गिर जाता है, टूट वगैरह। तो ये फेंसिंग का जो प्रोजेक्ट था ये बहुत प्रभावी रहा, और इसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि आतंकवाद ख़त्म हो सका। और आतंकवाद की भाषा में अगर कहें तो पाकिस्तान से ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, और वो जब मिलना बंद हो गई तो आतंकवाद की जो लौ थी वो धीरे धीरे बुझती चली गई और एकदम एक दिन ख़त्म हो गई।